एग्जाम डोज पर डियर, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो भैया चल रहा है ग्रुप डी का एग्जाम और बच्चों के द्वारा दिया गया एग्जाम रिव्यू के आधार पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डियर कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में इस टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपके कीमती समय को बिना गंवाए लेट्स बी स्टार्ट अबाउट दिस वीडियो। ठीक, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन। यदि मैं बात करूँ डियर कि पद्मश्री अवार्ड 2025 में क्रिकेटर को किसको दिया गया, तो आप लोग बोलेंगे रविचंद्रन। और 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है भैया, यानी 2025 में टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो आप लोग बोलेंगे 139 पुरस्कार, यानी पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने भैया? 139। 139 में भैया 7 तो आपके हो जाएंगे पद्म विभूषण। क्या हो जाएंगे भैया? पद्म विभूषण। और 19 हो जाएंगे आपके पद्म भूषण। ठीक है, 7 हो जाएंगे आपको पद्म विभूषण पुरस्कार और 19 हो जाएंगे भैया आपको पद्म भूषण पुरस्कार। और जो है भैया हमारे 113 क्या है? ये है हमारे पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है भैया, तो 2025 में क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाना किस अल्बर्टा कनाडा में। कहाँ पे भैया? कनाना किस अल्बर्टा कनाडा में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर कि जी शिखर सम्मेलन जो कि कनाडा में हुआ था 2025 में, ये कब हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे भैया ये 15 से 17 जून के बीच हुआ था। ठीक है भैया, 15 से 17 जून के बीच 2025 में आयोजित किया गया था। तो जी शिखर सम्मेलन जो कि 91वां था, ये कहाँ मनाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया आपका कनाडा की अल्बर्टा कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया 2025 में किस पैरासूट कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी सुभाष राणा। क्या कौन है भैया? तो सुभाष राणा जी हैं, जिनको 2025 में पैरासूट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ डियर कि 2024 में टोटल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ठीक है भैया, यदि मैं बात करूँ कि 2024 में कितने लोगों को मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो आप लोग बोलेंगे 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, जिनमें 3 तो भैया आपके नियमित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और जो है आपके भैया 2 पुरस्कार जो प्राप्त किए थे वो थे लाइफ टाइम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और मैं बात करूँ ये जो सुभाष राणा जी हैं, जिनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो ये हमारे नियमित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये पैरा निशानेबाज से संबंधित है। किससे भैया? तो आप लोग बोलेंगे पैरा निशानेबाज से। ठीक है, तो जो सुभाष राणा जी हैं, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला 2025 में पैरा शूट कोच में, ये हमारे पैरा निशानेबाजी के द्रोणाचार्य बने। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन भैया नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर बात करें डियर कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की महासभा जो 2025 जून में, किस महीने में? तो जून में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है भैया, जून के महीने में नई दिल्ली में यह महासभा आयोजित की गई थी। और यदि आप कहेंगे कि इस महासभा में जो सात आपके बिग कैट अलायंस थे, उसमें कौन कौन से? तो जिसमें बाघ हो गए, शेर हो गए, तेंदुआ हो गए, ठीक है, चीता हो गए, जगुआर हो गए और प्यूमा जैसी 7 भैया कितने 7 प्रमुख बड़ी प्रजातियां थी। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर कि यह जो महासभा यानी बिग कैट अलायंस की पहली जो महासभा हुई, ये किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आप लोग कहेंगे हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। कौन भैया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। तो आप लोग कहेंगे कि भूपेंद्र यादव। कौन थे भैया? भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह महासभा ये क्या की गई थी भैया? संगठित की गई थी। ठीक है, जिसकी शुरुआत अगर मैं बात करूँ डियर कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की ये जो महासभा है, इसकी शुरुआत 2023 में ही किया गया था। ठीक है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भैया नई दिल्ली। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और क्वेश्चन जो बनता है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी नई दिल्ली, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है डियर कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था? तो ये कौन थी भैया? तो आप लोग बोलेंगे कि ये थी मॉडिसन
की, ठीक है, मॉरिसन की, जिन्होंने आर्यना सोबलेंका को हराया था। ठीक है भैया, मैं बात करूँ तो कौन थी? मेडिसन कीज थी, जिन्होंने किसको हराया था? तो आपने बोलेंगे आर्याना साबलेंका को, आर्याना साबलांका को हराया था। ठीक है, और इन्होंने भैया जो मेडिसन कीज है ना, इन्होंने आर्याना साबलांका को दो बार फाइनल में हराया था। ठीक है, कितनी बार भैया? तो आप लोग बोलेंगे 2 बार फाइनल में हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया हमारा कि 2025 में प्रकाशित 2024 के सीपीआई में भारत को कितने अंक मिले? तो कितने अंक मिले भैया? यानी आपको बोलें कि 2025 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को कितने अंक मिले? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी 38 नंबर मिले। ठीक है भैया, कितने अंक मिले? तो 38 नंबर मिले। यदि मैं बात करूँ डियर कि 2024 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार जो सूचकांक जारी किया गया था सीपीआई के द्वारा, उसमें भैया स्कोर भारत ने तो 38 स्कोर किया था। कितने अंक प्राप्त किए थे? 38। लेकिन मैं बात करूँ डियर ओवरऑल की सारे देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये था भैया 96 नंबर का स्थान था। कितने देशों में से भैया? तो 180 देशों में से भारत का जो स्थान था ये था 96 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया हमारा क्या है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को भैया हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं भैया? जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। और जड़त्व का नियम क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि भैया न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है यानी जड़त्व का नियम, यह बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, या फिर यदि गतिमान है भैया तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, जब भी कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तब तो आप कहेंगे भैया कि जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते वक्त अगर बॉल को मारते हैं तो बॉल तो उस टाइम गति में होती है, तो ये रुक क्यों जाती है? तो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उस पर भैया घर्षण बल लग रहा है, क्योंकि जब बॉल आपका फर्श यानी जमीन से टच होते हुए जाता है तो कहीं ना कहीं आप इसका जो एरिया टच कर रहा है ये इसके बीच में घर्षण हो रहा है, जिसके कारण से डियर इसकी गति में धीरे धीरे क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, तो जो द्वितीय नियम है यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है भैया, किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे जब कार अचानक ब्रेक लगाते हैं तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे भैया? न्यूटन गति के पहले नियम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर हमारा कि प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? तो तापमान में वृद्धि के साथ भैया आपकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है भैया, किसके साथ बढ़ती है? आप लोग कहेंगे कि तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यदि मैं बात करूँ डियर प्रतिरोधकता की, ठीक है, तो किसी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है प्रतिरोधकता, किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण है जो धातुओं में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे कोई एलिमेंट है, कोई धातु है, जैसे जैसे उसमें डियर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उसमें तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे परमाणुओं में क्या होगा भैया? कंपन की गति बढ़ेगा, कंपन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो रुकावट बढ़ती है उसी परिणाम स्वरूप जो उसके परिणाम स्वरूप ही डियर उसका क्या होता है? आपका प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा भैया कि प्रतिरोधकता किसके साथ बढ़ती है? तो आप लोग कहेंगे तापमान में जब वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या होगा भैया? प्रतिरोधकता बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 9। रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? यानी भैया रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रयोग किसके लिए उत्तरदायी था? तो करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे भैया परमाणु नाभिक। क्या था भैया हमारा? परमाणु नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भैया, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण पर किरण किस प्रयोग पर था? तो आप लोग कहेंगे कि परमाणु नाभिक। यदि मैं बात करूँ डियर कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक भैया, इन्होंने एक सोने की चादर, ठीक है, एक उन्होंने सोने की पन्नी या चादर आप बोलेंगे जिस पर प्रकीर्णन का प्रयोग करके दिखाया कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान धनात्मक आवेश एक छोटे घन केंद्र के केंद्रित होते हैं जिन्हें हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो बी बनेगा परमाणु नाभिक, जो कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके इसकी खोज की थी। ठीक है डियर, किस खोज के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग बोलेंगे परमाणु नाभिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर कि कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनाती हैं? कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिका बनाती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी मिथोसिस 2 बनाती हैं और अर्धसूत्री विभाजन पे 4 संतति कोशिकाएं बनाती हैं।
ठीक है भैया, कितनी बनाती हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि जब भी कोई कोशिका विभाजन के प्रकार यानी आधार पर संतति जो कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है वह होता है भैया कि जब समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी भैया माइटोसिस में एक जनक कोशिका होती है। ठीक है, एक जनक कोशिका जो कि दो संतति कोशिका, एक जनक कोशिका जो कि दो संतत कोशिका बनाती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन की मैं बात करूँ डी अर्धसूत्री विभाजन में बात करें तो इसमें एक जनक के द्वारा इसमें 4 संतति कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया हमारा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अपक्रिया होती है? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अपक्रिया होती है? तो आप लोग बोलेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी विस्थापन की अपक्रिया, विस्थापन की अपक्रिया। तो आप लोग बोलेंगे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अपक्रिया होती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो गया भैया बी, यानी विस्थापन की प्रक्रिया। किसकी भैया? विस्थापन की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ डियर कि क्लोराइड और सोडियम के सल्फेट के बीच जो द्विस्थापन यानी या दोहरी विस्थापन अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया? आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे बोरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप सफ़ेद ठोस या सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी अभिक्रिया को भैया हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें एक अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर कि द्विखंडन बाइनरी फिशन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी 2। द्विखंडन बाइनरी फिशन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो यह बनती है भैया 2। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि जो द्विखंडन होता है ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। जो द्विखंडन बाइनरी फिशन है भैया ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो सामान्यतः एक कोश के जीवों में होता है। किसमें भैया? आप लोग कहेंगे एक कोश की जीवों में होता है। ठीक है, जैसे आपका अमीबा हो गया एक कोश की जीव है, पैरामीशियम एक कोश की जीव है, बैक्टीरिया एक कोश की जीव है। ठीक है, इस प्रक्रिया में एक जनक कोशिका पहले अपने अनुवांशिकी पदार्थ यानी डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। ठीक है, और इसके बाद कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? द्विखंडन कहते हैं। तो कितने संतति कोशिकाएं बनाती है भैया द्विखंडन से? आप लोग बोलेंगे बी, यानी करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कितने? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया हमारा सोना चांदी और प्लेटिनम प्राकृतिक में किस अवस्था में पाए जाते हैं? यानी सोना चांदी और प्लेटिनम प्राकृतिक में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भैया मुक्त अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि मैं बात करूँ डियर कि सोना चांदी और प्लेटिनम प्राकृतिक में तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये धातुएं रासायनिक रूप में बहुत ही प्रतिक्रियाशील हैं, रासायनिक रूप में बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील हैं और हवा पानी या अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे वे अपने शुद्ध मौलिक रूप में बने रहते हैं। ठीक है, इसीलिए भैया ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं जो सोना चांदी और प्लेटिनम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया कि RIMS का फुल फॉर्म क्या है साइंस में? तो साइंस में RIMS का फुल फॉर्म है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ भैया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया हमारा कि पौधों में सूजन आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, यह किसके कारण होता है? यानी भैया पौधों में सूजन आती है। ठीक है, पौधों में सूजन आती है और इसके आकार में परिवर्तन होता है, ये किस कारण होता है? तो करेक्ट ऑप्शन आप बोलेंगे क्या भैया कि परासरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसके कारण भैया? तो आप लोग बोलेंगे परासरण के कारण होता है। ठीक है, यानी पौधों की कोशिकाओं में जब परासरण के द्वारा पानी प्रवेश करता है तो कोशिकाएं फूल जाती हैं। जब पौधों में भैया जो पानी होता है ये परासरण विधि के द्वारा जाता है तो पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, और इसी अवस्था को तुगोर अवस्था भी कहते हैं। तुगोर दबाव के कारण भैया पौधे सीधे क्या होते हैं? दृढ़ रहते हैं और आकार में परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ भैया कि जो पौधों में सूजन और आकार का परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है भैया हमारा परासरण। कौन है भैया? परासरण। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भैया? तो आप कहेंगे कि 2025 के जुलाई में DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन
लद्दाख में तैनात किया गया था। यानी 2025 में डीआरडीओ के द्वारा जो आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी। कौन हो जाएगा भैया? आकाश एनजी। आकाश एनजी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी। ठीक है, तो बोलेंगे यदि हम लोग कि जुलाई में डीआरडीओ के द्वारा आकाश में मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात था? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आकाश एनजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भैया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी, यानी तरंग दैर्ध्य पे। किस पे भैया? तरंग दैर्ध्य पे। तो प्रिज्म में जो प्रकाश का विचलन अपवर्तनांक पर किस पर निर्भर होती है भैया? तो आप लोग कहेंगे तरंग दैर्ध्य पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 18। आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तो आयाम निम्नलिखित किसके समानुपाती होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी, यानी ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता के कारण। ठीक है, जो ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता है ये भैया हमारे आयाम के समानुपाती होता है। आयाम भैया तरंग कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। यदि मैं आयाम की बात करूँ तो ये क्या करता है? ये तरंग कणों के अधिकतम किसके दर्शाता है? तो आप लोग बोलेंगे विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है भैया? विस्थापन को दर्शाता है। और ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है। ठीक है, यदि मैं आयाम की बात करूँ डियर, तो जितना आयाम तेज होगा यानी जो एम्पलीट्यूड है जितना तेज होगा, जितना हाई होगा, ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ डियर कि ध्वनि की प्रबलता आयाम के सीधे ही समानुपाती होता है। इसलिए कहा जाता है भैया कि आयाम जो होता है, ध्वनि जो होता है, ध्वनि के समानुपाती होता है। किसके? ध्वनि की प्रबलता कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया हमारा यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो भैया पीयूष ग्रंथि से पिगमेंट्री ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं भैया? पिगमेंट्री ग्रंथि कहते हैं, जिससे कई हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जिनमें कौन कौन से हैं? एक ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी शामिल है। ठीक है भैया, यानी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम लोग वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है डियर, यदि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो कि वर्तिका स्टाइल के शीर्ष पर होता है उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा? यानी जो निषेचन है भैया, यदि वर्तिकाग्र से जो निषेचन है वर्तिकाग्र से हटाकर जो वर्तिका के शीर्ष पर होता है, यानी वर्तिकाग्र से हटा दे जो जो कहाँ पे होता है भैया? आप लोग कहेंगे वर्तिका के शीर्ष पर होता तो क्या होगा, यानी हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भैया, इसमें बनेगा करेक्ट ऑप्शन सी, यानी पराग कण अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन नहीं होगा। यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हम लोग वर्तिका के शीर्ष पर हटा दिया जाए तो क्या होगा भैया? पराग कण अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन भी नहीं होगा। ठीक है भैया, क्या नहीं होगा? तो कहेंगे आप लोग कि निषेचन भी नहीं होंगे। ठीक है, और परागकण क्योंकि चिपक नहीं पाएंगे, जब परागकण उससे चिपक नहीं पाएंगे तो परागकण से अंकुरित भी तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं भैया कि परागकण अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 है डियर, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे भैया तापमान में वृद्धि होता है। तो जब हम लोग तापमान में वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या होगा भैया? प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है डियर कि कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? प्रबल क्षार यानी कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका कि 7 से कम होगा। जो पीएच मान होगा कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल से बने विलयन का जो पीएच मान होगा क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि 7 से कम होगा। ठीक है, क्या होगा भैया? 7 से कम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भैया कि 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो पहला स्थान है भैया वो है हमारा फिनलैंड देश का। ठीक है, फिनलैंड देश का मैं बात करूँ डियर, फिनलैंड जो देश है भैया ने ये 8 सालों से लगातार प्रथम स्थान बनाया है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। यानी मैं बात करूँ डियर कि फिनलैंड देश है जो 8 सालों से लगातार हैप्पीनेस रिपोर्ट में अपना पहला स्थान बनाया है। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर कि डेनमार्क देश है ये दूसरा स्थान है, यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पे कौन है? तो आप लोग बोलेंगे डेनमार्क है।
और जो आइसलैंड भैया ये तीसरे स्थान पे, यानी थर्ड पोजीशन पे हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये है आपका आइसलैंड। ठीक है, मैं बात करूँ डियर अपने प्यारा सा देश यानी भारत के बारे में कि भारत का हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या स्थान है, तो आप लोग बोलेंगे भैया कि जो भारत का स्थान है वो है हमारा 118, 118वीं स्थान है हमारा हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, जो कि इसके पिछले साल में 126वें स्थान पे थे, यानी 2024 में हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान था, तो आप लोग बोलेंगे भैया कि 126वें स्थान पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 2। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, मैं बात करूँ डियर की जो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई है, जो 14 मई 2025 को भारत का 52वां, भारत के 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने क्या किया था भैया, शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, तो अगर हम मैं बात करूँ डियर कि अपने 52वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, तो आप लोग कहेंगे भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है भैया, और मैं बात करूँ डियर कि इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया था। किसका स्थान लिया था, इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया था, यानी इसके पहले जो सीजीआई थे वो संजीव खन्ना थे। ठीक है, जिनका जो भैया कार्यकाल कब समाप्त हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे कि 13 मई 2025 को, 13 मई 2025 को। ठीक है, संजीव खन्ना का जो कार्यकाल समाप्त हुआ था 13 मई 2025 को। ठीक है भैया, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साथ में मैं बात करूँ डियर की जो 53वें नंबर के, जो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं वो हैं हमारे सूर्यकांत जी। ठीक है, जो नेक्स्ट अभी वर्तमान में हमारे बन भी गए हैं भैया, तो जो वर्तमान में हमारे 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं हमारे सूर्यकांत जी। ठीक है, कौन भैया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, जो कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने। और मैं बात करूँ डियर इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया, तो आप लोग बोलेंगे 24 नवंबर को, अभी हाल ही में, यानी 24 नवंबर 2025 को इन्होंने सीजीआई पद पे यानी न्यायाधीश के पद पे इन्होंने पदभार ग्रहण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लारियस लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ष की टीम वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को मिला था, तो किस टीम को मिला था, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका यहाँ पे सी, यानी रियल मैड्रिड को। किसको मिला था भैया, रियल मैड्रिड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भैया हमारा कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा पर आवाजाही बंद कर दी गई थी, यानी जो भैया ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके बाद भैया किस पाकिस्तान की किस सीमा के बीच आवाजाही बंद कर दिया गया था, तो ये है भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघा अटारी सीमा, यानी बाघा अटारी सीमा पर आवाजाही बंद कर दिया गया था। ठीक है भैया, इस पे कौन सी सीमा था, तो आप लोग बोलेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच करतार कॉरिडोर को 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। ठीक, करतार कॉरिडोर का मतलब भैया बाघा अटारी सीमा। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर कि इसके अलावा जो बाघा अटारी सीमा है इस पर भी आवाजाही जो बंद कर दी गई थी और पाकिस्तानी नागरिकों को सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के द्वारा जो उठाया गया कदम था कि बाघा अटारी सीमा पर आवाजाही बंद कर देना और पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीज़ा को रद्द कर दिए गए थे। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करूं डियर कि यह घटना कब हुई थी कि करतार कॉरिडोर को भी बंद कर दिया गया था, तो ये 7 मई 2025 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया हमारा कि 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी 10 जनवरी को। ठीक है भैया, कब मनाया गया था, तो 10 जनवरी को मनाया गया था। मैं बात करूँ डियर कि 2025 यानी विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो आप लोग कहेंगे भैया कि अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यानी हिंदी में बात करूँ डियर तो था एकता और संस्कृति। क्या था भैया, तो आप लोग बोलेंगे एकता और संस्कृति, एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़, एकता और संस्कृति की गौरव की वैश्विक आवाज़। ठीक है, ये था हमारा भैया हिंदी यानी विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम। ठीक है डियर, और मैं बात करूँ डियर कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस की बात करूँ डियर तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 10 जनवरी को मनाया जाता है ये विश्व हिंदी दिवस है। और मैं बात करूँ डियर कि 14 सितंबर को मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, यदि जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेगा तो 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस की बात करेगा भैया तो 10 जनवरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने के निर्देश दिए। तो जो आरबीआई है भैया 2025 में सभी बैंकों को किस डोमेन के साथ जुड़ने का निर्देश दिया। तो करेक्ट ऑप्शन भैया ऑप्शन नंबर बी यानी बैंक.इन के साथ जुड़ने को बोला। ठीक है, मैं बात करूँ डियर आरबीआई जो 2025 के अंत तक सभी बैंकों को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल को किसके साथ किस डोमेन के साथ कहा जुड़ने के, तो बैंक.इन के साथ। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ डियर अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया था, जिसके आधिकारिक तौर पर कॉर्पोरेट वेबसाइट को नए .इन डोमेन के साथ स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा था भैया, ये हमारा फर्स्ट बना था पंजाब नेशनल बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया आज का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया कि कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपए की संपत्ति और नगद जब्त की गई। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी यानी कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा। ठीक है भैया, कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा। तो 25 नवंबर 2025 यह रिपोर्ट कब आई थी भैया, 25 नवंबर 2025 को। ठीक है, 25 नवंबर 2025 को यह रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोकायुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापेमारी की थी। ठीक है भैया, ये जो लोकायुक्त अधिकारी हैं जो ये कर्नाटक के, इन्होंने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध छापामारी किए थे। और करीब कितना आप जानते हैं, आप लोग 35.31 करोड़ रुपया। कोई छोटा बड़ा अमाउंट नहीं है भैया, छोटा मोटा। ठीक है, बताइए ये है सरकारी अधिकारियों की हाल। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो छापामारी में मिला 35.31 करोड़ रुपया। ठीक है, जो कि भैया जब्त की गई थी। तो यह था किसके द्वारा, तो कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया हमारा कि यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम सीरीज में जो कि 20 विभवांतर 12 जो कि विभवांतर कितना भैया 12 वोल्ट हो, तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो भैया हम लोग अगर बात करें कि 15 ओम और 5 ओम यानी जो टोटल ओम है, मैं टोटल आर यानी प्रतिरोध की बात करूँ, टोटल तो कितना हो जाएगा, तो 15 + 5 यानी टोटल 20 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, टोटल कितने हो जाएंगे 20 ओम। और आप जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है भैया कि I = V/R, I = V/R, I = V/R। तो यहाँ पे हम देखते हैं भैया कि V का यानी विभवांतर जिसका मान कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 12 और V/R, R का मान कितना भैया, तो ये है 20। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है धारा कितनी होगी, तो I का मान पूछ रहा है। तो धारा बराबर क्या हो जाएगा भैया कि V/R। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 से 2 छंग 12 और 10/10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 यानी 0.6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया एक गोलाकार लेंस की वृत्तिकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। तो भैया वृत्तिकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे अपर्चर छिद्र यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया यहाँ पे कि पेड़ों की यानी पेड़ की प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाओं यानी पेड़ की जो प्राथमिक संरचनात्मक कोशिका है, उस कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है। तो पेड़ की जो प्राथमिक संरचना में यानी बाहरी दीवार जो कि जिनको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो बनी होती है भैया सेलुलोज की। किसकी बनी होती हैं, तो आप लोग बोलेंगे भैया सेलुलोज की बनी होती हैं। साथ में भैया इसमें हेमी सेलुलोज और पैक्टिन जैसे यौगिक भी होते हैं। यह प्रत कोशिका को कठोरता और एक निश्चित आकार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है डियर कि गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया बी यानी यस बराबर ut + ½ AT²। ठीक है, यस बराबर ut + ½ AT², यही गति का समीकरण है जिनमें अंतिम वेग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है भैया, आइए देखते हैं। कथन नंबर 1, उत्प्लावन बल यह वह ऊपर की ओर लगने वाला बल है, यानी उत्प्लावन जो बल है भैया यह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कथन 2, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग सबमरीन यानी सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार
उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है, आइए हम लोग एक एक सिद्धांत को देखते हैं। फर्स्ट फैक्ट है भैया हमारा कि उत्प्लावन बल यह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग सबमरीन पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है भैया, किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया हमारा कि आसवन विधि से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है। तो आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक, आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक या पानी का मिश्रण, ठीक है, और कम क्वथनांक वाली धातुएं जैसे जिंक, कैडमियम, पारा इत्यादि को शुद्ध किया जाता है। ठीक, मैं बात करूँ भैया आसवन विधि के द्वारा किसे शुद्ध किया जाता है, किस किस को शुद्ध किया जाता है। तो जैसे आप लोग कहेंगे आसवन विधि द्वारा द्रव को शुद्ध किया जाता है। द्रव में जैसे पानी या नमक है भैया, उसको हम लोग आसवन विधि के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैं बात करूँ कि पानी का कोई मिश्रण हो, ठीक है, और जो कम क्वथनांक वाली धातुएं हैं उनको भी हम लोग आसवन विधि के द्वारा ही शुद्ध करते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया कि निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही है भैया कि ध्वनि अयांत्रिक है। ध्वनि अयांत्रिक है तो गलत, ध्वनि अयांत्रिक नहीं है भैया, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यानी साउंड इज नॉन मैकेनिकल। ठीक है, साउंड इज नॉन मैकेनिकल, तो ये भी क्या है भैया, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भैया कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर अ प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी ध्वनि के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आप बोलेंगे यस, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी। तो साउंड के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पौधों के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, आइए रीजन देखते हैं। तो पौधों के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी पौधों के सभी भागों में समान मात्रा में जो भैया कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसीलिए जो होते हैं कि उनके सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर कि पौधों में वृद्धि, यानी भैया पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे भैया कि ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन भैया, तो आप लोग कहेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन है जो कि पौधों में वृद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर कि जब पौधों के सभी भागों को समान रूप से प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑक्सिन छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित होता है। ठीक है, तो भैया पौधों के विकास के लिए ऑक्सिन हार्मोन होता है, और ऑक्सिन हार्मोन तब ज़्यादा स्रावित होता है, यानी ज़्यादा बनता है पौधों में, जब वहाँ पे सूर्य की प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो उसी छायांकित भाग की तरफ ऑक्सिन ज़्यादा हार्मोन फैलता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं जिन फसल जो पौधों के नीचे जो फसल बोई जाती है, आप लोग देखते हैं छाया की वजह से वो फसल बेजान तो होते हैं लेकिन उनमें वृद्धि बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से मैं बता सकता कहूँगा कि ये जो समान मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश सभी जगह समान मात्रा में नहीं पहुँचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भैया कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला जो शहर है भैया वो है आपका बेंगलुरु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका सी। कौन सा है भैया शहर है, तो आप लोग बोलेंगे कि बेंगलुरु है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ डियर कि 2025 में बेंगलुरु भारत का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला शहर बना। ठीक है, यानी 2025 में बात करूँ डियर तो जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु भारत का सबसे अधिक ठीक है, सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर बना। और वैश्विक रैंकिंग में बात करूँ डियर, यानी जो 2025 का जो वैश्विक रैंकिंग है उसमें बेंगलुरु जो है ना वो विश्व में स्टार्टअप शहरों में 10वें स्थान पे है। यदि मैं बात करूँ विश्व में जो स्टार्टअप शहर है उसमें 10वें स्थान पे है आपका बेंगलुरु। ठीक है, कितने स्थान पे भैया, तो 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग एसटीडी विषाणु वायरस से होता है। विषाणु नहीं, विषाणु। ठीक है, कौन सा रोग भैया, विषाणु रोग, विषाणु वायरस से होता है। तो आप लोग कहेंगे भैया ये यौन रोग है हमारा HIV। ठीक है, HIV की मैं फुल फॉर्म की बात करूँ भैया कि HIV की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिस वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिस वायरस, जो कि एक विषाणु जनित यौन रोग है। ठीक है भैया, और मैं बात करूँ डियर कि इससे प्रभावित व्यक्ति का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम होता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। बहुत ही क्या हो जाता है भैया, कमज़ोर हो जाता है वह आदमी। ठीक है, जो आगे चलकर एड्स का कारण बनता है, जो आगे चलकर किसका कारण बनता है, तो भैया एड्स का कारण बनता है। ठीक है,
अगर मैं बात करूँ डियर कि जो गोनोरिया होता है, जो गोनोरिया होता है एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और जो टाइफाइड होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए यौन रोग जो किस वायरस के कारण होता है भैया, तो आप लोग कहेंगे HIV के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है। कठोर भोजन का क्या होता है, तो कठोर भोजन का भी होता है भैया आपका पाचन, यानी पाचन तंत्र में भोजन के करने के बाद जो कठोर भोजन का क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कठोर भोजन का भी क्या होता है भैया, पाचन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन भैया कि यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है, यदि आपका प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भ अवस्था का क्या परिणाम होगा। तो जो गर्भ अवस्था का परिणाम होगा भैया वो यही होगा कि स्वस्थ बालक पैदा होगा, ठीक है। कैसा बालक पैदा होगा भैया, तो आप लोग कहेंगे कि स्वस्थ बालक पैदा होगा, ठीक है। यदि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ है यानी अच्छा है तो गर्भ अवस्था समान रूप से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और शिशु का जो स्वस्थ जन्म है ये वो कैसा होगा, संभावना होगा स्वस्थ जन्म का, यानी जो शिशु का जन्म है वो संभावना यही होगा कि भैया वो लड़का वह बच्चा स्वस्थ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी मेडिसिन कीज, मेडिसिन कीज जो कि विजेता रहे। और भैया ये कहाँ की रहे, तो आप लोग कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये कहाँ की थी भैया, ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है। और जो इनका उप विजेता रहे वो रही भैया एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की रही, ठीक है। और मैं बात करूँ डियर कि पुरुष एकल किताब का, पुरुष एकल किताब के विजेता कौन थे, तो वो थे जैनिक सीनर। कौन थे भैया, जैनिक सीनर थे। और कहाँ के थे, ये थे भैया इटली के। जो जैनिक सीनर थे वो इटली के थे। और जो पुरुष एकल में किताब में विजेता में जो उप विजेता थे वो थे अलेक्जेंडर जेरवे। कौन थे भैया, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जेरवे थे। और जो कि थे भैया आपके जर्मनी देश के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया हमारा कि क्वेश्चन नंबर 2 है भैया मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मैं बात करूँ डियर कि ये जो मीटिंग हुई थी ये हुआ था दिल्ली में भारत मंडपम में, ठीक है, जो कि 24 मई 2025 को हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी भैया, तो आप लोग बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी किए थे, ठीक है। और बात करें डियर की इस मीटिंग की जो थीम थी, यानी 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की जो थीम थी वो थी कि विकसित राज्य और विकसित भारत, विकसित राज्य और विकसित भारत। और कब हुआ था भैया, तो आप लोग बोलेंगे 24 मई 2025 को, ठीक है। तो भैया 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग कब हुई थी, तो ये 24 मई 2025 को हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया हमारा IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए। तो ये कहाँ हुए थे भैया, तो ये पहली बात तो ये घटना 4 जून 2025 की है, ठीक है। और स्थान है M चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है भैया। और वहाँ पे रीजन क्या था, तो वहाँ पे जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम थी भैया वो जीत हुई थी जिसकी। और उसी जीत में जो भगदड़ हुआ था, लोगों की भीड़ थी जब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे जो भगदड़ हुआ उस भगदड़ के दौरान भैया वहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की, तो 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। तो कहाँ ये स्थान है, तो बेंगलुरु में M चिन्ना स्वामी स्टेडियम, 4 जून 2025 की यह घटना है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भैया जुलाई 2025 में जुलाई जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, यानी ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं भैया ज्ञान भारतम मिशन की, तो ये 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। क्या था वह ऐतिहासिक कदम, तो आप लोग कहेंगे ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। और भैया इसकी जो घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। और 124वें एपिसोड मन की बात में इस बात की इन्होंने चर्चा की थी, ज्ञान भारतम मिशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 5 छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका बी, लक्ष्मण उटेकर, लक्ष्मण उटेकर इस फिल्म के निर्देशक हैं। छावा फिल्म के निर्देशक हैं भैया लक्ष्मण उटेकर। और मैं बात करूँ डियर इस फिल्म के जो निर्माता हैं तो उनका नाम क्या है, तो इस फिल्म के जो निर्माता भैया उनका नाम है दिनेश बिजान। क्या नाम है भैया,
तो आप लोग बोलेंगे दिनेश बिजान, ठीक है। और इस फिल्म में जो एक्टर्स थे, जो अभिनेता थे भैया, विक्की कौशल थे, रश्मिका मंदाना थी और अक्षय खन्ना जी थे। और ये फिल्म रिलीज कब हुई थी? तो ये फिल्म रिलीज हुई थी भैया आपका 14 फरवरी 2025। 14 फरवरी 2025 को छावा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक कौन है? लक्ष्मण उटेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया बी, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है भैया। कौन सा देश किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात किया था, जो कि दुबई में है। इसके बावजूद भी कुछ अन्य प्रमुख शिखर सम्मेलन हुए थे, जैसे आप लोग कहेंगे भैया बिमस्टेक। कौन सा सम्मेलन? बीमस्टेक सम्मेलन जो हुआ था भैया, ये हुआ था 4 अप्रैल 2025 को। 4 अप्रैल 2025 को ये सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। और अन्य की बात कर लीजिए, जैसे लव एंड पीस समिट का भी यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो कि 12 से 13 अप्रैल के बीच ही हुआ था, ठीक है। जो कि कहाँ हुआ था? तो आप लोग बोलेंगे दुबई में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया कि मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया? इसमें ऑप्शन तो किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था, लेकिन हम लोग इन सभी शहरों के बारे में जानेंगे जिनको भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन घोषित किया है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ डियर, मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की, क्या घोषणा की? कि कांडला जो शहर है, जो कि गुजरात में पड़ता है, पारादीप शहर जो कि उड़ीसा राज्य में है, और तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, इन सभी बंदरगाहों को भैया इन्होंने क्या किया? ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना था। और 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जारी की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? तो ये भैया किस राज्य की बात है? तो ये राज्य है भैया हमारा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति का केंद्र होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर के इसका उद्देश्य क्या था, इसका थीम क्या था, इसका बस एक ही उद्देश्य था कि महिलाओं की सशक्तिकरण को मजबूती करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 9। 2025 में तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था? यानी तमिलनाडु के किन दो पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइटों में शामिल किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया सी। यानी कौन कौन से वो पक्षी अभ्यारण्य है? तो आप लोग बोलेंगे सक्का राकोटोई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। सक्का राकोटोई और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये जो तमिलनाडु के दो पक्षी अभ्यारण्य है, इनको भैया 2025 में रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया कि 2025 में दोहा डायमंड लीग 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया डी, यानी नीरज चोपड़ा। कौन थे भैया? नीरज चोपड़ा, जिनको हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर की इन्होंने जो कि भाला फेंका था, कितना फेंका था दोहा डायमंड लीग में? इन्होंने फेंका था 90.23। लेकिन जो विजेता थे भैया दोहा डायमंड लीग में, जो भाला फेंक विजेता थे, उनका नाम था भैया जूलियन बेबर। क्या नाम था भैया? तो आप लोग बोलेंगे जूलियन बेबर। और इन्होंने भैया 91.06 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने इस किताब को जीता था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया ए, यानी गाजियाबाद शहर के द्वारा, ठीक है। यदि मैं बात करूँ भैया अप्रैल 2025 में भारत का जो पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड था, वह गाजियाबाद के द्वारा ही जारी किया गया था, ठीक है। और यह बॉन्ड भैया स्वच्छ भारत मिशन के तहत, यानी यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया जुटाने के लिए जारी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 12। 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो है भैया हमारे मोंडो डुप्लियंस को, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मोंडो डुप्लियंस को। यदि मैं बात करूँ डियर कि 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो आप लोग बोलेंगे वाल्डर मोंडो डुप्लियंस को, ठीक है। और वह हुसैन बोल्ट के बाद भैया यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, यानी दूसरे एथलीट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी भार्गवास्त्र। यदि मैं भैया इसके सामर्थ्य की बात करूं तो ये 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उड़ रहे छोटे छोटे ड्रोनों का पता लगा सकता है, ठीक है। और उनके लक्ष्यों को ये मिसगाइड करके मतलब नष्ट कर सकता है। और मैं बात करूँ ये जो भार्गवास्त्र है, यह एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है, एक साथ 64 मिसाइल दाग सकता है, ठीक है। ये तो सामर्थ्य है अपने स्वदेशी मिसाइल भार्गवास्त्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14। मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक रेपो की दर क्या थी?
तो जो रिजर्व बैंक रेपो मई में नहीं, ये है अप्रैल मंथ में। ठीक है भैया, किस महीने में, यानी अप्रैल में। तो अप्रैल 2025 में जो भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी, तो आप लोग बोलेंगे भैया 6%, यानी क्या थी, करेक्ट ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने 2025 में भूकंपी वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2025 में भूकंपी वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 168 कर दी है। ठीक है। यदि मैं बात करूँ डी है, तो यह 2014 में जो राष्ट्रीय भूकंप केंद्र की स्थापना के बाद भूकंपी बुनियादी ढांचे का जो विस्तार किया गया था, यानी 2014 में लगभग 84 वेधशालाएं थी। 2014 में, यदि मैं 2014 की बात करूँ डी तो उस टाइम टोटल कितने थे वेधशालाएं, तो 84 ही वेधशालाएं थी, जो कि फरवरी मार्च 2025 तक बढ़कर कितने हो गए, तो आप लोग बोलेंगे 168 हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, नंबर 16, न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है। यानी बल का जो इकाई है वो तो न्यूटन है, यानी न्यूटन क्या है भैया, बल की इकाई है। उसी तरीके से पास्कल भी दाब की इकाई है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है। यानी किसे भैया हम लोग कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं, ये है भैया हमारा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाइसोसोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया बी, ओजोन परत। ठीक है भैया, तो ओजोन परत है जो हमारी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो आप लोग कहेंगे समताप मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि, लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक। ठीक है। मोटाई में वृद्धि हो तो पार्श्व विभज्योतक, गांठों में यदि वृद्धि हो तो मध्य विभज्योतक, और यदि लंबाई की बात करिए कि लंबाई में यदि वृद्धि हो तो उसके लिए शीर्ष विभज्योतक हमारा जिम्मेदार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है, और वह रहस्यमयी गैस कौन सी है। तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है कि हमारा वह रहस्यमयी गैस है जो कि ऑक्सीजन गैस के साथ एक अपक्रिया करके भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है भैया, साधारण नमक NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन है भैया इसका आप बी, यानी क्लोरो एल्किली प्रक्रिया के द्वारा, क्लोर एल्किली प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। तो कहलाता है भैया विस्थापन, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। यानी विस्थापन क्या होता है भैया, विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है। जैसे पॉइंट ये है पॉइंट बी, यदि मैं इसके बी तक पहुंचने के लिए इतनी दूरी कवर की है तो ये विस्थापन नहीं है। ठीक है, ये इसकी विस्थापन नहीं, विस्थापन इसका ये है कि न्यूनतम दूरी उसके बीच क्या है। तो यानी दो बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वही होती है हमारा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोलाइडल विलयों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो कोलाइडल विलयों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, निस्पंदन के द्वारा। ठीक है भैया, किसके द्वारा, निस्पंदन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भैया, स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तो स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की ध्वनि जो है डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है भैया। तो आप लोग कहेंगे कि ध्वनि का परिवर्तन होता है, वहां पे क्या होता है भैया, ध्वनि का परिवर्तन होता है। यानी स्टेथोस्कोप में रोगी की हृदय की जो ध्वनि होता है डॉक्टरों के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है भैया, लोहे को जंग लगने से बचने के लिए क्या किया जाता है। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए डियर हम लोग लोहे पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ठीक है, ग्रीस लगा देते हैं, जिससे डियर लोहा है जंग लगने से बच जाता है। यानी लोहा को जंग लगने से बचाने का जो प्रभावी तरीका है पेंट करना, ठीक है, ग्रीस लगाना इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर कि 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो गर्भ निरोधक विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है, ये आपकी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। बाकी भाई जैसे कॉन्डम हो गया, कॉपर टी हो गया, नसबंदी और प्राकृतिक तरीके, ये सभी हमारे गर्भ निरोधक विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में हम सभी बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि हमारे एग्जाम में आने वाले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।